नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट साइंस टेस्ट में भाग लिए हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि मैं उनके लिए फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं। और मेरा यकीन कीजिए, इस टेस्ट को देने के बाद आपका 3 से 4 नंबर पक्का हो जाएगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों स्ट्रीम का क्वेश्चन कराऊंगा और वो भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए MVBA यानी कि कहें तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका देखना इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है आप तो समझते ही होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। ये मैं काफ़ी क्वेश्चन करा रहा हूँ केमिस्ट्री का, इसके बाद मैं आपका फिजिक्स का, बायोलॉजी का, सभी का क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला सवाल है कि काला सोना किसे कहते हैं, यानी कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं। ऑयल है, पेट्रोलियम है, मिल्क है कि नन ऑफ दिस, यानी कि तेल, पेट्रोलियम, दूध या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि काला सोना हमारे पेट्रोलियम को कहते हैं, यानी कि इसका राइट और आंसर ऑप्शन बी पेट्रोलियम हो जाएगा। तो आप इसके आपके एग्जाम में ऐसा सवाल है तो आप ऑप्शन बी पेट्रोलियम को टिक आउट करके सही आंसर पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। मेरा यकीन कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं देखे तो आप समझिए कि आप एग्जाम में 3 से 4 नंबर तो आप ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरीके से देखिए और याद कीजिए, समझिए, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि हमारे जो हम लोग गैस चूल्हा हमारे जो घर में जल रहा है वो कौन सा गैस है। ये क्वेश्चन आपके घरेलू आसपास के जीवन से ही क्वेश्चन लिया गया है। पहला ऑप्शन है CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन बी है LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन 3 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी LPG आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। उसके बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का जलना क्या है। इससे क्या होता है, मतलब वायु प्रदूषण होता है कि जल प्रदूषण होता है कि रासायनिक प्रदूषण होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो प्रदूषण होता है, वो होता है वायु प्रदूषण। जी हाँ दोस्तों, वायु प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। हम गाइस क्वेश्चन का स्पीड अभी थोड़ा स्लो ही चल रहा है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए। मैं कुछ क्वेश्चन कराकर आपको थोड़ा क्वेश्चन का लेवल स्पीड करूंगा, ताकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसलिए मैं स्पीड करूंगा, बाद में अभी थोड़ा वेट कीजिए। आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है कौन है। पेट्रोल है कि डीजल है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सबसे कम प्रदूषक होती है ये आपका CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहे तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आपके ऑप्शन में CNG आए तभी आप यही टिक आउट कीजिएगा, नहीं तो ये थोड़ा डिटेल्स में दे दिया है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट में कहना होता है कि सर ये किस क्लास का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्लास के लिए क्वेश्चन है, चाहे आप 6th क्लास में हो, 7th में हो, 8th में हो या 9th में हो, आप किसी भी क्लास में हो, आपके लिए ये सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी लोगों के लिए है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि कोयला को बनने में समय लगता है, यानी कि कोयला को बनने में कितना समय लगता है। 100 वर्ष लगता है कि 1000 वर्ष लगता है कि लाख वर्ष लगता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको बनने में लाखों वर्ष से ज़्यादा करोड़ों वर्ष में लग जाते हैं। इसमें लाख ऑप्शन दिया है इसलिए हम लाख वर्षों टिक आउट करेंगे। उसके बाद है एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, बी गैस, सी कोयला, डी बायोगैस। तो इसका राइट आंसर पेट्रोलियम होता है। ये आपका गहरा रंग का भी होता है और इसका गंध उतना अच्छा नहीं होता है। भले ही आपको सुगंध करने में आपको अच्छा लगता हो, लेकिन ये उतना मतलब इसका प्रिय गंध नहीं होता है, अप्रिय गंध होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी है परमाणु ऊर्जा, सी है जल ऊर्जा, सी है कोयला।
तो मैं आपको बता दूं कि जीवाश्म ईंधन जो है वो आपका कोयला है। जी हाँ दोस्तों, जीवाश्म ईंधन कोयला है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है। कौन सा संसाधन जिसका क्षय नहीं होगा। आपका विकल्प है खनिज, उसके बाद बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी वायु। तो मैं बता दूं क्षय मतलब जो खत्म नहीं होगा। तो आपको खनिज की बात करें तो ये भी एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है, लेकिन वायु यानी कि एयर ये कभी खत्म नहीं होगा। ये खत्म होगा तो संसार ही खत्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वायु हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है। तो इसका ऑप्शन ए है मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस भरी होती है। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। यानी कि आप लोग तो देखते ही होंगे कि जब कोई सड़क बनता है तो उस पर अलकतरा हम लोग कहते हैं वो छीटा जाता है पहले। तो वही ये सवाल कर रहे हैं कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो उसमें उपयोग किया जाता है वो और कुछ नहीं होता है, वो होता है आपका कोक। जी हाँ दोस्तों, कोक होता है, यही आपका मतलब उस पर छीटा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कोक हो जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आपके फिजिक्स या बायोलॉजी को देखते हैं। तो ये रहे आपके कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मेरा यकीन कीजिए कि ये क्वेश्चन आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है या क्विज होता है या टेस्ट होता है, ये सब इधर उधर करके ये क्विज में सवाल रहते ही रहते हैं। तो आपको इसको अच्छी तरीके से अपने माइंड में बैठा लेना है, और बैठता नहीं है तो याद ही कर लेना है, समझे। तो चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है कि उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। उस राशि का आपको नाम बताना है जिसका मात्रक न्यूटन है। तो ऑप्शन ए है दाब, बी है बल, सी है भार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का मैंने जिक्र पिछले वीडियो में भी किया था। तो इसका आंसर अब मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर अब आप लोग कमेंट में बताएंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। जो जो भी इसका सही आंसर बताएंगे उसका हम बताएंगे कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इसका राइट आंसर दिए थे, और इसका राइट आंसर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं कि निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। निम्नांकित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है। ऑप्शन ए है गुरुत्व बल, बी है चुंबकीय बल, सी है स्थिर वैद्युत बल, डी है घर्षण बल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ये घर्षण बल जो है ना ये संपर्कित बल है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। आकर्षण बल है, सॉरी अपकर्षण बल है कि अभिकर्षण बल है, कि अपकर्षण तथा अभिकर्षण दोनों बल हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बल होता है ये बल होता है अभिकर्षण बल। जी हाँ दोस्तों, अभिकर्षण बल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और जो क्वेश्चन आसान होगा वो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि आप कमेंट में बताएं, और हम ये भी देखें कि कितने बच्चे पढ़ने वाले, सचमुच में पढ़ने वाले होते हैं और कमेंट में आंसर अपना सही देते हैं। गलत भी नहीं देना है गाइस, आपको सही आंसर देना है। उसके बाद है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को कहते हैं, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को हम कहते हैं घर्षण बल कहते हैं, कि चुंबकीय बल कहते हैं, कि गुरुत्व बल कहते हैं, कि वैद्युत बल कहते हैं। तो ये जो आकर्षित करती है ये गुरुत्व बल के कारण आकर्षित करती है, यानी कि ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल भी कहते हैं। तो इसी बल के कारण ये पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुरुत्व बल हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये तो डिफिनेशन ही पूछ दिया है। ये डिफिनेशन तो लगभग सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे। छठा क्वेश्चन है कि दरवाजे को धक्का देने पर कौन सा बल लगता है? दरवाजे को धक्का देने पर कौन सा बल लगता है? अपकर्षण बल लगता है कि अभिकर्षण बल की गुरुत्वाकर्षण बल की इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दरवाजे को धक्का देने पर कौन सा बल लगता है। तो लगता है जी अभिकर्षण बल लगता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। कौन सा बल उत्तरदायी है जी? ऑप्शन ए है गुरुत्व बल, बी है स्थिर वैद्युत बल, सी है घर्षण बल, डी है चुंबकीय बल। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इस बल उत्तरदायी है वो आपका और कोई बल नहीं, स्थिर वैद्युत बल होता है। यही शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए उत्तरदायी है। गाइस हम भी घर में ही रहते हैं तो इसलिए थोड़ा नॉइज तो आ ही जाता है, तो इसके लिए मैं आपको से सॉरी चाहता हूँ। तो इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन 8वां है कि बल का मात्रक है। बल का क्या मात्रक है? ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। आपका ऑप्शन है मीटर, न्यूटन, न्यूटन मीटर, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा हमको। उसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग अगर होते तो मैं शायद मतलब 50% से ज़्यादा अधिक इस बच्चे क्वेश्चन को गलत टिक आउट करके आते और कहते कि हमने सही टिक आउट किया है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है एग्जाम में आपको, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से चारों ऑप्शन के देखना है। ये नहीं कि ऑप्शन एक देख लिए उसके बाद टिक आउट करके आ गए, ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो आप एक दो क्वेश्चन तो ऑफकोर्सली गलत करके आ ही जाएंगे। तो आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। आपका क्वेश्चन यह है कि दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए है कि पास्कल है, कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, कि पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि दाब का मात्रक जो होता है वो आपका होता है पास्कल, और ध्यान रखिएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, और इसी को न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम लोग पास्कल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है जी? तो ये बल का उदाहरण है बल, ये होता है पेशीय बल। जी हाँ दोस्तों, ये पेशीय बल होता है। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना ये पेशीय बल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पेशीय बल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है। कोई भी बल किस बल के कारण पृथ्वी के ओर आती है या गिर जाती है। तो ये तो लगभग सभी बच्चों को पता होगा। चलिए हम इसका राइट आंसर भी आपको बताते हैं। ये जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ओके, उसके बाद आप लोगों का ये कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आपका समय अब गंवाएंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण कौन है जी? तो ये आपका जो धान है यही खरीफ फसल का उदाहरण है। और मैं एक बात बता दूं कि आप लोग फसल जितने भी हैं, खरीफ हो, जायद हो या रबी फसल हो, आप इनका भी अच्छी तरीके से मतलब अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठा लीजिएगा। इससे भी सवाल रहता ही रहता है। तो आप फसलों से संबंधित सवाल देख लेंगे। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो ये जो थ्रेशर होता है यही यानी कि थ्रेसिंग कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? दाल है जी नहीं, शहद है जी, यही तो है शहद है, जो यानी कि यही तो हमारा जंतुओं द्वारा ये पदार्थ खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है।
और गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आपको इस चैनल के द्वारा भर भर के कराई जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? तो हम इसे कहते हैं फसल। जी हाँ दोस्तों, फसल कहते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्वपोषी का उदाहरण है, और मैं एक बार और बता दूं कि स्वपोषी, विषमपोषी और परपोषी ये सब है, इसे अभी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ये है कि स्वपोषी का उदाहरण कौन है? स्वपोषी यानी कि जो अपना खाना खुद ही बनाता है। तो ये गाय तो नहीं बनाती है, बकरी भी नहीं बनाता है, और मनुष्य भी नहीं बनाता है, सॉरी बकरी भी नहीं बनाती हैं। और आम का पौधा की बात करें तो ये सब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये अपना खाना खुद ही यानी कि स्वयं बनाते हैं, तो ये स्वपोषी हो जाएंगे। और भी ये गाय, बकरी और मनुष्य हैं, ये परपोषी या कहे तो विषमपोषी हैं, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल क्या है? ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें लगाई जाती हैं वो क्या है? रबी फसल है कि खरीफ फसल है कि जायद फसल है कि कोई नहीं है? तो ये जो फसल होती है ये खरीफ फसल होती है, जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के दिनों में लगाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि खरपतवार का उदाहरण है। खरपतवार का उदाहरण कौन है? मसूर है कि गाजर घास है कि जूट है कि तीसी है? मसूर ये तो दाल है, जूट ये भी इससे बोरा तैयार किया जाता है, तीसी ये भी हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। और गाजर घास क्या है? ये तो मैंने अभी तक नहीं सुना है कि ये गाजर तो हम लोग खाते हैं, लेकिन गाजर घास कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी बी गाजर घास हो जाएगा खरपतवार की बात करें तो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फसलों से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसे कहते हैं हम लोग दौनी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसे दौनी कहते हैं, फसलों से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेशेदार फसल कौन है? इनमें से जो विकल्प दिया है इसमें से रेशेदार फसल कौन है? ऑप्शन ए है सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूं। तो ये जो रेशेदार फसल है ये तो कपास ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कपास इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि एक रेशेदार फसल है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रबी फसल है? मैंने कहा था ना, आप फसलों को जो होती है उसे आप अच्छी तरीके से देख लें, चाहे वो रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है या जायद फसल होती है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। 10वां नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है इसमें आपको बताना है, धान है कि चना है कि मक्का है कि इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं इसका राइट आंसर चना। जी हाँ दोस्तों, चना ये रबी फसल होती है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ जाती है कि घट जाती है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि अपरिवर्तित रहती है कि नन ऑफ दीज? तो मैं आपको बता दूं कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि एक बार फसल चक्रण किया ही जाए ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ा दी जाए। तो इसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राइजोबियम, जी हाँ राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? राइजोबियम, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इस क्वेश्चन को आप बीबीआई कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इस साल पूछे जाने की बहुत ही संभावना आसार है। क्वेश्चन ये है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है रेशेदार फसल, बी है फलीदार फसल, सी है अनाज फसल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फलीदार फसल होते हैं उन्हीं के ग्रंथियों में जड़ में ये पाए जाते हैं, फलीदार फसल में। तो आप याद रखेंगे कि राइजोबियम जो होते हैं वो फलीदार फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथि में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के देखते हैं
कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है निराई, बुआई, जुताई, सिंचाई। तो ये जो हम लोग उलटने पलटते हैं ये तो आप लोग ही जानते होंगे कि जब खेत की मिट्टी को उलटते पलटते हैं तो यानी कि हम क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं तभी तो ये होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जुताई हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम इतने ही सवाल करेंगे, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें। और हाँ, मैं जो क्वेश्चन आपको कमेंट में देने को कहा हूँ वो क्वेश्चन का कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।